हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए। कई एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई। इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त है। अब विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसद ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गोलोकवासी हो गया। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये एक महाकाव्य है। बार बार एग्ज़ाम में आता रहता है, इसलिए इसे आप याद कर लीजिएगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयद्रथ, बध, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। भारत भारती इनका सबसे पहला काव्य संग्रह है जिसमें भारत की कुदशा का वर्णन हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, विरहिणी ब्रजांगना, मेघनाथ वध तथा नवीन चंद्र के प्लासीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद में अनुवाद किए हैं। देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक क्षेत्रीय और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। गुप्त जी का झुकाव भी गीति काव्य की ओर हुआ। वे प्रबंध के भीतर ही गीति काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीति काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उनमें सरसता आई है, पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय तत्वों का प्राधान्य हो गया। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परिवर्तित रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया। इनकी कविता में आज समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अपने कार्यों की कथावस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से लेकर प्राचीन इतिहास एवं पुराणों से ली है। यह अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं हैं। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं।
इसलिए वह जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम इस बार होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, केकई, विधृता, रानगदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसकी निम्नांकित 2 पंक्तियां काव्य हिंदी काव्य की अमर निधि हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी की भावना में चारों ओर ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। उन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है, पर इसके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते। उनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रजभाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोगों से इनकी काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी है। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्यवर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सभी प्रकार के प्रचलित शब्दों में इन्होंने काव्य रचना की है। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। इनकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को बाड़ी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। उन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को बाड़ी दी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। इस तरीके से ये मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी है। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारी चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आगे आने वाली हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इससे लाभ मिल सके। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।